हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 का एग्जाम है, अब दोस्तों केवल एक सप्ताह बचा है आपकी परीक्षा को लेकर। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आज की क्लास आपको देकर जाना है। अब मैं जितनी भी क्लासेस यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ 5 से 6 सारी क्लासेस आपकी परीक्षा के लिए रामबाण का काम करेंगे। आपके सवाल जो परीक्षा में पूछे गए हैं और दोस्तों उन पर आधारित जो सवाल आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूं। इन क्लासेस से आपकी परीक्षा में 30 से 40 नंबर आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? मनामा है, कवरत्ती है, मास्को है, मस्कट है। पिछली बार दोस्तों सवाल पूछा गया था कि ओमान की राजधानी क्या है। इस बार आपसे पूछ सकता है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो आपको नोट करके रखना है इसमें से लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है। ये दोस्तों कवरत्ती आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें ओमान, तो दोस्तों ओमान की राजधानी कौन सी है? मस्कट। इसको भी आप नोट कर लेंगे। ओमान की राजधानी कौन सी है? मस्कट। इसको आप नोट करके रखिएगा, अच्छा सवाल है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कनाडा, इसकी राजधानी दोस्तों कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। ये सब वो राजधानियां हैं जो परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। कौन सी है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसके अलावा कनाडा की कौन सी है? ओटावा। इसको भी आप नोट करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान। दोस्तों आपको बता दें, भारत और उसके पड़ोसी देश आपके सिलेबस में दिखा हुआ है, तो आपकी परीक्षा में 100% सवाल बनेगा यहाँ से। भारत से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो आप नोट करके रखिएगा बांग्लादेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट करें। अब दोस्तों आपको आंकड़ा भी याद रखना है कि बांग्लादेश भारत से कितनी सीमा साझा करता है? 4156 किलोमीटर। कितनी? 4156 किलोमीटर दोस्तों सीमा साझा करता है बांग्लादेश। अगर आपसे मान लीजिएगा सवाल ऐसा पूछे कि भारत से सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान। कितनी सीमा साझा करता है? 107 किलोमीटर। इसको भी आप नोट करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत से पाकिस्तान कितनी सीमा साझा करता है, तो आपको ध्यान में रखना है 3233 किलोमीटर। कितनी? 3233 किलोमीटर। और चीन कितनी सीमा साझा करता है, तो चीन की भी नोटिस कर लीजिएगा आप, 3438 किलोमीटर। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखें। एक सवाल आपसे और पूछ सकता है कि दोस्तों ये कौन सा? भूटान कितनी सीमा साझा करता है? भूटान आपको बता दें दोस्तों, जो भूटान है वो 700 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अपने भारत देश से। और भूटान से आपसे पूछ सकते हैं कि भूटान, इसका दोस्तों इसकी भाषा कौन सी है? जोंगखा। ये कहाँ की भाषा है? ये भूटान की भाषा है। इसको आप नोट करें, परीक्षा में सवाल पूछा गया है आपकी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 550, 553, 543 या 549। दोस्तों आपको बता दें वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों आपको बता दें वर्तमान में है 543। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें, बहुत ही अच्छा सवाल है। और लोकसभा में दोस्तों अधिकतम कितने दोस्तों सदस्य हो सकते हैं? 553 के आसपास हो सकते हैं। कितने? 552। इसको भी आप ध्यान में रखें, परीक्षा में ये क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे गए हैं। अब दोस्तों ये सवाल बहुत बार पूछा गया कि वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। अब कमेंट कर आप बताएं कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। ये सवाल आपके दोस्तों पिछली बार की परीक्षा में पूछा गया था आपकी पैट में। जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, आपने दोस्तों नाम सुना होगा ज्वाइंट सिटिंग का, यानी कि संयुक्त बैठक का, इसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। इसको दोस्तों बुलाता कौन है? इसको बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और दोस्तों आपको बता दें इसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेते हैं। ये सवाल कहीं पर नोट कर लीजिएगा, आपसे स्टेटमेंट बनाकर सवाल पूछ सकता है। और अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। इसको आप नोट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 31 अक्टूबर को, 1 मई को, 8 अक्टूबर को। ये चारों दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 31 अक्टूबर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें 1 मई, ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया था। इसको मनाते मजदूर दिवस। यानी कि श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं दोस्तों 1 मई को, मजदूर दिवस। अब दोस्तों एक सवाल आपको बताना है, डॉक्टर्स डे यानी कि डॉक्टर्स डे
डॉक्टर्स डे ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं दोस्तों 1 जुलाई को। कब मनाते हैं? 1 जुलाई। ये सवाल आप नोट करके रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों 22 अप्रैल की, तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस ये कब मनाया था? ये मनाया जाता है दोस्तों आपका 22 अप्रैल को। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा 8 अक्टूबर, इसको क्या मनाते हैं? वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कुंभलगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें कुंभलगढ़ का किला ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपके राजस्थान के अंदर। इसको आप नोट करके रखें, अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अब अगर दोस्तों आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब्दुल कलाम द्वीप कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, गुजरात में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें इसका पहले क्या नाम था? व्हीलर द्वीप। क्या नाम था? व्हीलर द्वीप। लेकिन इसका अब नया नाम क्या हो चुका है? अब्दुल कलाम द्वीप। और ये कहां पर स्थित है? ये दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखिएगा, 100% आने वाला सवाल है आपकी परीक्षा में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर एक सवाल देके रखा है कि अंडमान निकोबार, दोस्तों आपको याद होगा अंडमान को निकोबार से कौन सा डिग्री अक्षांश अलग करता है? तो नोट कर लीजिएगा 10 डिग्री अक्षांश। कौन सा? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? लगाइएगा स्टार। दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देश, उनकी भाषाएं, उनके राष्ट्रीय खेल आपको पढ़कर जाने हैं अगर आपका एग्जाम है। इनमें से भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेनिस है, बास्केटबॉल है, बेसबॉल है या तीरंदाजी है? नोट करके रखिएगा, तीरंदाजी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें बेसबॉल की, ये दोस्तों कहां का है? ये अमेरिका का है। कहां का है? अमेरिका का है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए श्रीलंका, कौन सा? श्रीलंका। और दोस्तों एक आपका नेपाल। श्रीलंका और नेपाल, इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा? इसका राष्ट्रीय खेल है आपका दोस्तों वॉलीबॉल। वॉलीबॉल ये दोस्तों इसका राष्ट्रीय खेल है श्रीलंका और नेपाल का। दोस्तों आपको याद होगा बुजकाशी ये कहां का राष्ट्रीय खेल है? जल्दी से बताएं, बुजकाशी दोस्तों कहां का राष्ट्रीय खेल है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यू इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। अति महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में कई बार आया हुआ सवाल है। दोस्तों आपको बता दें ये न्यू इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आपको याद होगा एनी बेसेंट के द्वारा एक पत्रिका का संपादन और हुआ है कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किसने किया? एनी बेसेंट ने। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने। आपसे अगर परीक्षा में पूछ लें कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किस दोस्तों भाषा में लिखी हुई थी? ये इंग्लिश भाषा में थी। कौन सी भाषा में? इंग्लिश भाषा में। और दोस्तों आपको याद होगा एनी बेसेंट ने 1916 के दोस्तों होम रूल लीग मूवमेंट ये इसमें दोस्तों कौन कौन शामिल थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों लोग शामिल थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए होम रूल लीग मूवमेंट एनी बेसेंट ने दोस्तों कहां से शुरू किया था? तो आपको नोट करना है इन्होंने शुरू किया था मद्रास से। कहां से? इन्होंने मद्रास से शुरू किया था। इसको आप नोट करेंगे, परीक्षा में आया हुआ सवाल है ये। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए 1916 में एक घटना और हुई थी, लखनऊ अधिवेशन, जिसमें दोस्तों नरम दल और गरम दल आपस में एक हो गए थे। अलग कब हुए थे? सूरत अधिवेशन में। अभी आने वाला सवाल है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों सरोजनी नायडू से दोस्तों आपको क्या क्वेश्चन याद रखने हैं? तो आपको याद रखना है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये सरोजनी नायडू थी। अगर आपसे ऐसा पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आप आंसर देंगे एनी बेसेंट। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने दोस्तों क्या किया था? दोस्तों आपको याद होगा लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 इसको हुआ था लाहौर अधिवेशन। और इसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। ऐसे सवाल भी आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे थे ये सवाल। नोट कर लीजिएगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नामीबिया से चीते मंगवाए गए थे। आपको याद होगा, नामीबिया से यहाँ पर चीते मंगवाए गए थे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी दोस्तों यहाँ पर चीते मंगवाए गए थे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कहां से चीते मंगवाए गए थे? ये दोस्तों नामीबिया से मंगवाए गए थे। उसके बाद दोस्तों नामीबिया से दोस्तों 4 से 5 चीते मंगवाए गए थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद 100 प्लस चीते मंगवाए गए थे दक्षिण अफ्रीका से। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने दोनों सवाल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पर मेघालय दिया हुआ है, तो मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि गारो खासी जयंतियां कौन कौन सी? गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? ये मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित हैं। और दोस्तों सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? ये मेघालय में दोस्तों मासेराम चेरापूंजी है, सबको पता है। लेकिन दोस्तों सबसे अधिक वर्षा किस पहाड़ी के नीचे होती है? तो आपको याद रखना है, ये खासी पहाड़ी के नीचे सबसे अधिक वर्षा होती है। ये सवाल आपको याद रखने हैं। और मणिपुर से दोस्तों पिछली बार सवाल आया था कि संगाई फेस्टिवल कहां पर मनाते हैं, तो आपको नाम याद रखना है, मणिपुर में मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा था? कर्म, अहिंसा, निष्ठा, वैराग्य। दोस्तों आपको बता दें, जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत था वो था दोस्तों अहिंसा। ये सवाल भी आपके पिछले वर्ष की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों जैन धर्म की बात आई है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं जैन धर्म को लेकर। जैन धर्म से आपको दोस्तों क्या याद रखना है? जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? कुल दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए थे। और 24 तीर्थंकर में दोस्तों पहले कौन थे, 23वें कौन थे, और लास्ट वाले कौन थे? यही सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहले थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, ये पहले थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। इनको आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। एक सवाल दोस्तों आपको बता दें, दोस्तों महावीर स्वामी के दोस्तों जो 5 मौलिक सिद्धांत थे कौन कौन से? कर्म, अहिंसा, निष्ठा, वैराग्य, और दोस्तों एक कौन सा था? ब्रह्मचर्य। लेकिन जो 5वां सिद्धांत था वो किसने जोड़ा था? वो जोड़ा था दोस्तों महावीर स्वामी ने। ये सवाल आपके परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करें। और महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो आपको याद होगा, वर्धमान। क्या नाम था? इनका नाम था वर्धमान। और इनका दोस्तों प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। कौन थे? जमाली इनके पहले शिष्य थे। ये दोस्तों इनके दामाद भी थे महावीर स्वामी के, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। अब दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी की तट पर हुई थी? ऋजुपालिका नदी। इसको आप नोट कर लें, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, हर्षवर्धन। दोस्तों आपको बता दें, जो ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि नवरत्नों का उल्लेख कौन से नवरत्न? ये सवाल भी आपके दोस्तों पैट में पूछा गया पिछले वर्ष। नवरत्नों का उल्लेख किसके शासनकाल में हुआ था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आपके ऑप्शन में लिख के आ सकता है विक्रमादित्य, इसको आप नोट करेंगे। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है। याद कीजिएगा, इब्न बतूता ये दोस्तों कहाँ का निवासी था? ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? ये मोरक्को का निवासी था। और दोस्तों किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है और परीक्षा में कई बार आया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? ये वो सवाल है जो दोस्तों परीक्षा में पिछली बार आया था कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किसने किया था। तो आपसे इस बार पूछ सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था। तो आपको याद रखना है तुगलक वंश आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किसने किया, ये कहता है खिलजी वंश ने। आपको याद होगा 1290 से
1920 तक शासन किया था इन्होंने, इसको आप नोट करके रखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, आया हुआ सवाल है। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों कितने वंशों ने शासन किया था? 5 वंश ने। कौन कौन से वंश थे? नंबर 1 गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, इसको आप नोट करेंगे। और सबसे अंतिम वंश कौन सा था? ये लोधी वंश सबसे अंतिम वंश था। अब दोस्तों यहां से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूं। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिर्ज खां। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? ग्यासुद्दीन तुगलक। और दोस्तों आपको अगर पूछ लिया जाए गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। इसको आप नोट करके रखिएगा, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों सुल्तानगढ़ी की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। कब की थी? 1233 ईस्वी में की थी सुल्तानगढ़ी की स्थापना। ये सवाल भी कहीं पर नोट कर लें, पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1605, 1610, 1620। ये सवाल ऐसा है कि रैंडमली आपसे पूछ लिया जाता है, तो नोट करके रखिएगा। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सवाल को सही से पढ़िएगा। लोथल, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या दोस्तों महास्थानगढ़। दोस्तों आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी थी, यानी कि सबसे बड़ी जगह कौन सी थी, तो आपका आंसर हो जाता राखीगढ़ी। लेकिन नगर पूछा गया तो नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। लोथल दोस्तों क्या था? ये दोस्तों डॉकयार्ड था, यानी कि दोस्तों बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता बंदरगाह कहां पर स्थित था? लोथल, गुजरात। लोथल वर्तमान में कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये सब बातें तो आप जानते ही होंगे। अगर हम बात करें राखीगढ़ी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, सबसे बड़ी जगह है, तो आप कहेंगे राखीगढ़ी। एक सवाल आपको और बताना, रोपण क्या था दोस्तों? आपको याद होगा यहां पर कुत्ते और मनुष्य को दोस्तों साथ में दफनाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए थे रोपण से। इसको भी आप याद रखेंगे, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दोस्तों कांग्रेस का विभाजन, यहां पर से नहीं हो, यहां पर कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है। और दोस्तों यहां पर मैं आपको ढेर सारा कंटेंट दूंगा, इसको आप नोट कीजिएगा। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था किस अधिवेशन में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, सूरत अधिवेशन, बंगाल विभाजन, लखनऊ अधिवेशन। दोस्तों आपको बता दें जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो हुआ था सूरत अधिवेशन में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और सूरत अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। कौन कौन से दोस्तों? नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल। दोस्तों आपको बता दें नरम दल के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसको आप कहीं पर नोट करेंगे, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नरम दल के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और दोस्तों गरम दल के कौन थे? लाल बाल पाल। अब ये लाल बाल पाल कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों का नाम आपको याद रखने हैं। ये दोस्तों गरम दल के नेता थे और ये गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे। और उस समय जब सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उस समय दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष, माफ कीजिएगा बोस नहीं घोष होगा। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। इतने सवाल आपको याद रखने हैं। और सूरत अधिवेशन हुआ कब था? तो ये भी आप नोट कर लें, कहीं पर 1907 में हुआ था। जितने सवाल बन सकते थे सारे मैंने आपको नोट करा दिए। अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन, ये कब हुआ था? 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। और दोस्तों और इसी समय दोस्तों बंगाल विभाजन भी हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। इस बंगाल विभाजन में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और ऐसा बोला गया था कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। और स्वदेशी आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो आपको याद होगा टाउन हॉल कोलकाता। एक सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके? ये कर्जन के समय हुआ था स्वदेशी आंदोलन। इसको आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ? ये भी दोस्तों 1905 में हुआ। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? हमने डिस्कस किया है 1916 में। इतने सवाल आपको नोट करने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नई संसद भवन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? लिख लीजिएगा, परीक्षा में सवाल छपेगा, 100% छपेगा। पिंगली वेंकैया, बिमल पटेल, राम सुतार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको याद होगा नई संसद भवन का निर्माण, इसका दोस्तों वास्तुकार कौन है? ये बिमल पटेल है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों आपको याद होगा ये दोस्तों कब किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। जल्दी से बताएं वो डेट कौन सी है? 28 करके कुछ था, 28 मई करके था, क्या था? 28 मई 2023 को आई थिंक।
इसको आप ध्यान में रखेंगे। 28 मई 2023 को दोस्तों ये नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। और दोस्तों आपको याद, आप दोस्तों जल्दी से बताएं ये किसका जन्म दिवस मनाते हैं 28 मई को, ये भी आपको बताना है। अब दोस्तों आपको याद होगा नई संसद भवन में, इसको नाम क्या था इसका, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और ये किस आकार की है, ये त्रिभुजाकार है। और दोस्तों आपको याद होगा इसके अंदर संगोल, क्या संगोल स्थापित किया गया था। और संगोल का दोस्तों संबंध किस वंश से है, ये चोल वंश से है, चोल वंश। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी, परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। ये पिंगली वेंकैया, इन्होंने क्या किया था, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी रूपरेखा तैयार की थी। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना, 3:2। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। राम सुतार, आपने नाम सुना होगा दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्तमान समय में कहां पर स्थित है, ये दोस्तों गुजरात में स्थित है, आपको याद होगा। और दोस्तों किसकी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। और कितनी ऊंचाई है, 182 मीटर, 182 मीटर की ऊंचाई है। इसके दोस्तों वास्तुकार कौन है, राम सुतार। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों आपको बता दें, आपके सिलेबस में दिया हुआ है भारत शासन अधिनियम, तो परीक्षा में सवाल तो बनेगा ही बनेगा। याद रखिएगा 1935 से कोई सवाल बनता है, अगर आपके ऑप्शन में 1935 दिया हुआ है तो आप आंख बंद करके 1935 आंसर लगा दीजिएगा, आपका आंसर 99% सही हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम कब का है, 1935 का है। इसके अनुसार जो मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, तो आपके ऑप्शन में 6 दे के रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। बरेली, कानपुर, लखनऊ या जगदीशपुर। दोस्तों आपको बता दें इनका संबंध था जगदीशपुर। और कहां से है ये, बिहार, बिहार। इसको आप नोट करेंगे। अगर दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कानपुर से कौन थे, नाना साहेब, नाना साहेब। लखनऊ से कौन थे दोस्तों, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। अब दोस्तों बरेली से कौन थे, दोस्तों बरेली से जल्दी बताएं, बरेली से कौन थे, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। बरेली से 1857 की क्रांति में कौन शामिल हुए थे, दोस्तों आई थिंक खान बहादुर खान है। कौन है, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, गुरु शिखर या महेंद्रगिरी। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी है तो नोट कर लीजिएगा, ये दोस्तों अनाईमुड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऑप्शन को लेकर। आपको दोस्तों याद होगा दोदा बेटा, ये नीलगिरी की, नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है ये दोदा बेटा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको हमसे एक सवाल पूछा गया था पिछली बार, भारत की यानी कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ये सवाल दोस्तों आपका परीक्षा में पूछा गया है यूपीएससी पैट में। जल्दी से बताएं भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में अधिकांश कौन सी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट मृदा, रेगुर मृदा, जलोढ़ मृदा या लाल मृदा। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार अब तक पूछे जा चुके हैं। जल्दी से बताएं भारत में अधिकांश कौन सी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तो आप नोट करके रखिएगा ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है भारत के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को लेकर। लैटेराइट मृदा दोस्तों ये होती है ईंटें बनाने के लिए काम आती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ईंट बनाने के काम कौन सी आती है, लैटेराइट मृदा। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा रेगुर मृदा, इसको दोस्तों काली मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी या कपासी मृदा। ये कोई भी आपसे परीक्षा में आ सकता है, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की मानक यामनोत्तर रेखा कितनी है। ये सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का सवाल है, इसको मैंने फिर से ले लिया है। इसको आप नोट करेंगे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें अगर आपका यूपीएससी पैट का एग्जाम है। और दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अब एक सवाल दोस्तों आपको और बताना है कि जो लोकसभा होती है उसको भंग कौन कर सकता है। ये सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है, मुझे अभी याद आया। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, ये राष्ट्रपति को है। इसको आप नोट कर लें। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन हुआ था, बहुत ही अच्छा सवाल है।
स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी ट्रेन डकैती, लाहौर बम कांड, चौरी चौरा घटना। यहां से मैं दोस्तों आपको 5 से 6 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन बंद हुआ था? तो दोस्तों आपको याद होगा ये चौरी चौरा घटना कहां गई? आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। कब हुई थी? फरवरी 1922 में। महात्मा गांधी जी के द्वारा दोस्तों ऐसा बोला गया था कि अगर कोई वायलेंस होता है, कोई दोस्तों विद्रोह होता है, तो ये असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा। और दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 1922 में चौरी चौरा घटना हो गई थी, जिस वजह से दोस्तों ये असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को लेकर। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1923 में हुई है। और स्वराज पार्टी की स्थापना की किसने है? तो दोस्तों आपको याद रखना है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की है। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई है? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925। और कौन कौन शामिल थे? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद। और दोस्तों एक नाम दोस्तों जल्दी से बताएं आप। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद। और दोस्तों एक नाम जल्दी से आपको बताना है और कौन शामिल थे? 4 लोग इसके अंदर शामिल थे। लाहौर बम कांड कब हुआ? तो 1929 को हुआ है। 8 अप्रैल 1929 को हुआ है। ये सवाल आपको नोट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। आपको बता दें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखिएगा। और ये सवाल परीक्षाओं में कई बार आपसे पूछा गया सवाल है। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों इसकी शुरुआत कब से हुई थी? ये 1958 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की। इसको आप ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में आए हुए सवाल हैं सारे के सारे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां से दोस्तों एक सवाल मैं आपको और बताता हूं। अगर पूछा जाए ये कलिंग पुरस्कार, कौन सा? कलिंग पुरस्कार जो कि दोस्तों यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ये दोस्तों कौन से क्षेत्र से संबंधित? ये भी विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल, कोई कंपनी सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में हो। यह सवाल आपका प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51%। कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी तब होती है जब उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में हो। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक किस भाषा से संबंधित है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। दोस्तों आपको बता दें जो बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है वो दोस्तों पाली भाषा से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको बताएं जो महात्मा बुद्ध हैं इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं। लेकिन एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने दोस्तों अपने महावीर स्वामी के जो ग्रंथ थे, जैन धर्म के जो ग्रंथ थे, वो कौन सी भाषा में थे? वो तो दोस्तों प्राकृत भाषा में थे। लेकिन महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो दोस्तों पाली भाषा में दिया था। ये सवाल बहुत लोगों को नहीं पता और सवाल गलत हो जाता है, याद रखिएगा। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल है। अब एक सवाल मैं आपको वहां से और बताता हूं जो दोस्तों राजस्थान से संबंधित था और दोस्तों वहां से दिमाग से उतर गया था, मुझे अभी याद आया। दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ था? परीक्षा में कई बार आया हुआ सवाल है। ये दोस्तों नोट कर लीजिएगा, कुंभलगढ़ में हुआ था। मैंने आपको बताया था कुंभलगढ़ का किला कहां पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। लेकिन जो महाराणा प्रताप थे उनका जन्म दोस्तों कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इसको आप नोट करके रखिएगा। ये दोस्तों कुछ 25 सवाल थे जो मैंने आज की क्लास में कवर कराए हैं। कहने को 25 सवाल है लेकिन दोस्तों 100 से 150 सवाल मैंने आज की क्लास में आपको बताए हैं। अब दोस्तों जो आगे की सीरीज है उसको आप कंटिन्यू कीजिएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। 100% आपका जो सिलेबस है उसको देखते हुए सारे सवाल मैं आपको नोट करा दूंगा। एकाएक सवाल आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।